हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। आज हम जो इस सीट की बात करने जा रहे हैं वो है मेरठ लोकसभा सीट। मेरठ लोकसभा सीट जो है वो राजनीति के मामले में काफ़ी इंटरेस्टिंग सीट है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यूपी की राजनीति जो है वो मेरठ से काफ़ी ज़्यादा बिलोंग करती है, काफ़ी ज़्यादा मेरठ जो है यूपी की राजनीति साधने में कामयाब रहता है। तो यहाँ से अगर आपने सबसे पहली रामायण देखी होगी तो उसमें जिन्होंने श्री राम का रोल किया था, जिन्हें आज श्री राम कहा भी जाता है, अरुण गोविल जी बीजेपी के तरफ से उतारे गए हैं। वहीं बीएसपी ने उतारा है देवव्रत कुमार त्यागी को और सपा ने उतारा है सुनीता वर्मा को। तो ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है कितना इंटरेस्टिंग होगा, ये जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डीएनए के एडिटर तनवीर आज़म जी। तो तनवीर जी, जो ये मेरठ का लोकसभा चुनाव में जो ये त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है वो कितना इंटरेस्टिंग होगा? नमस्कार पुष्कर जी, डीएनए के दर्शकों को हमारा नमस्कार। देखिए, मेरठ की जो सीट है बीजेपी ने पिछले बार जीती, लेकिन जो पिछले बार बीजेपी ने ये सीट जीती थी, बीजेपी ने बहुत क्लोज फाइट में ये सीट जीती थी जी। 4000 वोटों के अंतर, 5,000 वोट से हाजी याकूब कुरैशी हारे थे, और वो बसपा और सपा के ज्वाइंट जो उम्मीदवार थे, पिछले बार ये दोनों अलायंस में लड़े थे। इस बार जो है वो सपा और बसपा का अलायंस नहीं है, लेकिन कांग्रेस और उनका अलायंस है सपा का जी। और ये जो अरुण गोविल को लाए हैं बीजेपी, अरुण गोविल बिल्कुल नौसिखिए हैं, उनको पॉलिटिकल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सिर्फ राम मंदिर का जो एक इमोशन है उसको कैश करने की उन्होंने कोशिश की है, जो कि उनको फायदा भी देगी, इसमें कोई बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो मेन जो है वो पेच जो फंसाया है वो बीएसपी ने फंसाया है जी, क्योंकि देवव्रत त्यागी जो है वो एक फॉरवर्ड लीडर है जी, वो एक फॉरवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं और उनकी जो पकड़ है वो वहाँ पे ठीक ठाक पकड़ है जी। तो अगर वो वोट थोड़ा सा भी वोट, जितना भी वोट उनको आना है वो समझिए बीजेपी के वोट में ही सेंध लगेगी जी। और उसके बाद जो तीसरी तरफ जो सुनीता वर्मा है, जो कांग्रेस और एसपी की ज्वाइंट कैंडिडेट है, इंडिया अलायंस की जो कैंडिडेट है, वो एक मंझी हुई पॉलिटिशियन आप उनको कह सकते हैं, क्योंकि वो मेयर वहाँ पे रह चुके हैं मेरठ शहर की। उनके जो हस्बैंड हैं वो सपा के एमएलए रह चुके हैं, तो ये एक राजनीतिक परिवार है। तो ये एक इस बार जो है, अगर आप देखें तो मेरठ का एक इतिहास रहा है कि किसी न किसी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई मुस्लिम कैंडिडेट जरूर रहा है, जो मेन पार्टीज हैं, मतलब चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो सपा, चाहे बसपा। इस बार तीनों मेन पार्टीज में से किसी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को नहीं उतारा, जो कि बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि वहाँ मुस्लिमों की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 35-36% है, जो कि काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन समझी जाती है। तो अब इनकी जो मतलब जो मैंने जितना एनालिसिस है मेरा, कि सपा और कांग्रेस की ये कवायद है कि भाई हम मुस्लिम वोटों को पोलराइज करें अपनी तरफ, और उसके साथ थोड़ा सा जो बैकवर्ड फोर्स है या जो हमारे SC/ST जो वोटर्स हैं, OBC हैं, जो वो आ जाए। मायावती का अपना एक वोट बैंक है, वो तो है ही है, वो चाहती हैं कि हम थोड़ा सा फॉरवर्ड जो वोटर्स हैं उनको में भी सेंध लगाएं। और ये हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि जब मायावती सत्ता में आई, फुल मेजोरिटी से जब आई थी, जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी, तो उनको अच्छा खासा ब्राह्मण वोट भी उनके पास गया था, और दूसरे भी मतलब जो ऊंची जातियां उन्होंने भी वोट किया था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाटव और जो बहुत नीचे तबके के लोग थे उन्होंने किया था। तो ये मेरठ की लड़ाई मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग है, और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये बात समझ में आ गई है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले वहाँ रैली करी, और रैली पे उन्होंने जो उनको ये बोलना पड़ा कि जो प्रभु राम को लाए हैं आपको उनको लाना होगा। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी को ये अब डर है कि कहीं ये सीट हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि ये उनकी सीट है। बीजेपी कुछ भी नहीं हारना चाहती। वो तो अगर जैसे हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि अगर एक सोसाइटी का भी अगर RWA का इलेक्शन होगा और बीजेपी उसको भी जीतना चाहती है जी, बिल्कुल। तो एक मेरठ जैसी सीट को बीजेपी हारना नहीं चाहेगी। मुझे लगता है कि जब चुनाव और नजदीक आएंगे तो एक आध और रैली बड़ी वहाँ पे होगी जी। जैसा कि हमने जाना कि मेरठ की सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरठ इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी नींव भी इसी शहर से रखी गई थी। और जो ये मेरठ लोकसभा सीट है, इसके अंदर में 5 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें से फिलहाल 3 सीट बीजेपी के पास हैं और 2 सीट एसपी के पास हैं। और अगर थोड़ा सा इतिहास उठा के देखा जाए तो इस सीट पर कांग्रेस और जनता पार्टी का जो है अदला बदली चलती रही है हमेशा से ही। और वोट बैंक की अगर बात करें तो वोट बैंक में अगर देखें तो टोटल पॉपुलेशन जो इस इलाके की है वो है 35 लाख। 35 लाख में से 65% हिंदू हैं, 36% के आसपास मुस्लिम हैं, और
इसी में अगर जाटव और मुस्लिम को देखा जाए तो लगभग 5.5 लाख मुस्लिम आबादी है और जाटव की आबादी 3 लाख के आसपास है और जाट वोटर्स जो हैं वो 1.5 लाख के आसपास हैं। तो ये जातीय समीकरण जो बनता है वो मुस्लिम और जाटव जो हैं वो पूरे चुनाव को बदलने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे ही अगर टोटल वोटर्स की बात करें तो टोटल वोटर्स 19,64,000 से भी ज़्यादा हैं, जिनमें से 55% मेल हैं और 45% फीमेल हैं। तो ये जो वोटिंग के हिसाब से इस सीट का जो समीकरण बैठता है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर 2014 और 2019 की बात करें तो राजेंद्र अग्रवाल जो थे वो बीजेपी की तरफ से उतारे गए और दोनों बार उन्होंने जीत हासिल करी। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूँगा जी, कि जब वो पहली बार जीते थे जी, तो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा वोटों का मार्जिन था। जी। और जो लास्ट टाइम जीते तो वो मार्जिन 2 लाख से घट के सीधे 5,000 पे आ जाता। जी, 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 इसीलिए ये आसान फाइट नहीं है। जी। वही मेरा क्वेश्चन है कि जैसे 2014 में राजेंद्र अग्रवाल वर्सेस मोहम्मद शाहिद हुआ था, तब ये बीएसपी से मोहम्मद शाहिद उतरे थे, तब आपने कहा कि 2 लाख वोटों के साथ जीते थे। उस वक्त सपा ने भी एक मुसलमान कैंडिडेट को उतारा था और फिर मुस्लिम वोटों का जो जिसको कहते हैं जो बंटवारा हुआ, उसका सीधा फायदा जो था वो बीजेपी को मिला था, उनको राजेंद्र अग्रवाल को मिला। जी। फिर 2019 में जब ये लड़ाई हुई राजेंद्र अग्रवाल वर्सेस हाजी याकूब, तो हाजी याकूब ने काफ़ी अच्छे मार्जिन से जो कोप अप किया उन्होंने और जो गैप था वो फिल किया और 4,000 वोटों की जो गैप थी वो बची थी। इस बार क्या बीएसपी इस 4,000 वोट का जो गैप था वो भी पार कर सकती है कि नहीं? नहीं, अब देखिए, ये जो पिछले बार जो ये हाजी याकूब कुरैशी थे, ये बसपा के कैंडिडेट नहीं थे, ये दोनों के ज्वाइंट कैंडिडेट थे जी, अलायंस के कैंडिडेट थे जी। अब ये जो पूरा जो इस बार का जो मेरठ का जो चुनाव है, ये है कि अगर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने में बसपा नाकामयाब होती है जी, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि अखिलेश यादव ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि उन्होंने, क्योंकि जब मुसलमान कैंडिडेट उतारते हैं आप इस तरह की सीटों पे तो एक ध्रुवीकरण होता है जो कि नेचुरल है, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और वो पॉलिटिक्स है, राजनीति इसी तरीके से चलती है। तो उन्होंने जानबूझकर किसी मुसलमान को आगे नहीं किया कि अगर हम मुसलमान को उतारेंगे तो वो फिर वही पिछले साल वाली कहानी हो जाएगी। उन्होंने सुनीता वर्मा को पे सपोर्ट लगाया है, उनको बैक कर रहे हैं। तो ये अब देखना है कि मुस्लिम बसपा की तरफ जाते हैं कि नहीं जाते। मैं अभी मतलब कुछ दिनों पहले वहाँ के लोग मेरे मतलब काफ़ी मेरे घर में आना जाना है उसे लोगों का, जो रिश्तेदार हमारे वहाँ रहते हैं, उनका ये कहना है कि इस बार जो पूरे यूपी में जो मुस्लिम वोट है वो एक लामबंदी हो रही है सपा और कांग्रेस के पीछे। तो जो भी सीट जहाँ पे भी 30-35% से ऊपर मुसलमान आबादी है, इस बार वो उन सीटों पे थोड़ी सी वोट का अगर बंटवारा नहीं होगा तो बीजेपी को और मेहनत करनी पड़ जाएगी। ये मेरा असेसमेंट है। ओके, जैसे कि अभी हमने बात करी कि मुस्लिम वोटर्स का जो फायदा है वो बीएसपी या सपा को मिलने वाला मिलता ही है और इस बार भी मिलेगा। लेकिन क्या जो बीजेपी ने अरुण गोविल को जो ये श्री राम का फैक्टर लाने की कोशिश करी है, क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा? हाँ बिल्कुल, बीजेपी को देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला कि अरुण गोविल को लाने के पीछे मकसद ही यही है जी। मतलब लेकिन उनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ उन्हें नॉलेज नहीं है। जीते हुए कैंडिडेट को जी आपने हटाया जी, और अरुण गोविल को मतलब जिसको कहते हैं जो कि पुणे में रहते हैं जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बॉम्बे में गुजारी है और अब पुणे में रहते हैं, उनको आप लाके लिटरली जो पॉलिटिक्स में बोलते हैं कि पैराशूट से उतारा जी। अब लेकिन उनको ये पता है कि राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने वो पिछले बार का जो टाइट कंटेस्ट है ना वो उनके दिमाग में है जी। लेकिन हाँ, अब क्योंकि अभी इस टाइम पे राम मंदिर की एक वो है लहर है लेकिन जितनी लहर हम लोगों ने उम्मीद की थी उससे थोड़ी हल्की पड़ रही है। लेकिन हाँ, अरुण गोविल को देख के, चाहे मैं हूँ आप बहुत छोटे रहे होंगे उस वक्त या बहुत छोटे, हाँ हम लोग भी छोटे ही थे, तो हम मुझे याद है कि भाई वो हम लोग सब उनको प्रभु राम ही देखते थे और चप्पल लोगों का हमें याद है, लोग जाके उनके आगे माथा भी टेकते थे। उनकी एक छवि है और वो जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उसमें भी वो आगे में अपना प्रभु राम की वो लेके ही करते हैं प्रचार जी। तो ये है कि हाँ, बीजेपी का जो मतलब अपना वोट कंसोलिडेशन में वो बिल्कुल ही हेल्प करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट हाँ, मेरठ एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है और एज अ जर्नलिस्ट, एज अ रिपोर्टर, एज हम लोगों को मेरठ की सीट पे हमें नज़र बना के रखनी पड़ेगी जी। तो जैसा कि हमने जाना कि जो मेरठ लोकसभा सीट है वहाँ पर जो ये त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है वो कितना इंटरेस्टिंग होगा, और जो अरुण गोविल जी जिन्हें श्री राम की छवि में देखा जाता है, क्या वो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचा पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ।